गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 33 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने डियर वेल्डिंग टेक्नोलॉजी को कंप्लीट किया था और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेल्डिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो आज हम लोग उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे कुछ और रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग अब इस समय ऑब्जेक्टिव सीरीज को लेके चल रहे हैं, एमसीक्यू वेल्डिंग का सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आइए डियर, देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 35 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, तो आज उसी के आगे बढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा 36 से। 35 तक हम लोगों ने डियर लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आइए आज का लेक्चर हम लोग 36 से स्टार्ट करते हैं। अब 36 क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है। एसिटिलीन गैस इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। अब देखिए माय डियर, एसिटिलीन गैस को किससे बनाते हैं? तो एसिटिलीन गैस को हम लोग किससे बनाते हैं? कैल्शियम कार्बाइड से बनाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड को हमारे पास देखिए एक इस तरीके से कंटेनर होता है, इसके बेस में हम लोग कैल्शियम कार्बाइड को रख देते हैं और इसमें वाटर को भर देते हैं। तो यह वाटर के साथ रिएक्ट करती, यहाँ पे एक ट्यूब लगा देते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बाहर आता है। कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस बनाता है। देन इस एसिटिलीन गैस को हम लोग स्टोर करते हैं। तो ये हमारा लोकल के लिए होता है, जब हमें कम स्मॉल वेल्डिंग करना होता है लाइट पर्पस ड्यूटी के लिए, तो हम ऐसे बना लेते हैं। अदरवाइज हैवी ड्यूटी के लिए हम लोग बड़े बड़े कंटेनर में इसको बनाकर सिलेंडर में स्टोर करते हैं। तो किससे हमारा बनता है? कार्बन से नहीं बनाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा होता है आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टीआईजी मीन्स टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। जो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होगा इसमें आर्गन गैस हम लोग इनर्ट के रूप में यूज करते हैं, हीलियम गैस यूज करते हैं और टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, या कार्बन एंड ग्रेफाइट का यूज करते हैं। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। ये टीआईजी वेल्डिंग के एडवांटेज हैं। आगे टीआईजी आर्क वेल्डिंग एंड एमआईजी आर्क वेल्डिंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। निम्न में से टीआईजी और एमआईजी आर्क वेल्डिंग में से कुछ सही कथन दिए गए हैं, कुछ गलत। उनमें से एक्सेप्ट यानी कि कुछ गलत कथन ऐसे हैं जिन्हें आप सिलेक्ट करिए। तो आइए चेक करते हैं कि क्या क्या गलत है। एमआईजी में आपका क्या होता है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। इसे GMAW भी बोलते हैं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं, और इसे हम लोग GTAW भी बोलते हैं, GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ये हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है और ये नॉन कंज्यूमेबल होता है। चलिए चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन ए आपका क्या है? बोथ यूज परमानेंट कॉमन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। यही आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें एक में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और एक में नॉन कंज्यूमेबल। ये कह रहा है दोनों में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो हमें गलत कथन सेलेक्ट करना था। यही स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, मतलब आंसर ए हो गया। पढ़ लेते हैं आगे भी। नो फ्लक्स इज रिक्वायर्ड। तो चाहे टीआईजी हो माय डियर, चाहे एमआईजी हो, दोनों में हम लोगों को फ्लक्स का रिक्वायर्ड नहीं होता है। एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? आर्गन या हीलियम इनर्ट गैस का यूज। टीआईजी इज नॉट फास्ट एज एमआईजी। इसलिए एमआईजी फास्ट होती है क्योंकि मेटल डिपोजिशन रेट ज़्यादा होता है और इसमें केवल और केवल फिलर रॉड को ही मेल्ट करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोड वायर भी मेल्ट होता है और फिलर रॉड भी एक्स्ट्रा हम लोग लगा देते हैं, इसीलिए एमआईजी आपका फास्ट होता है। बट मेक्स वेरी स्मूथ वेल्ड ऑफ हाई क्वालिटी। लेकिन टीआईजी की क्वालिटी आपकी हाई होगी और एक स्मूथ वेल्डिंग प्रोवाइड करा। डी ऑप्शन क्या कह रहा है? बोथ आर सुटेबल फॉर वेल्डिंग मेटल लाइक नॉन फेरस एलॉय एंड एल्यूमिनियम। तो दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं, टीआईजी एंड एमआईजी बोथ के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो इसका आंसर आप समझ गए
कि आंसर हमें क्या है। ये देखो, ये सब हमारे सही स्टेटमेंट हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रॉन्ग स्टेटमेंट आपका ये था, तो आंसर आपको यही देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखते हैं। द वेल्डिंग जोन इन TIG आर्क वेल्डिंग इज सील्डेड बाय एन एटमॉस्फेयर। तो इन TIG जो हम लोग सील्डिंग गैस का यूज करते हैं माय डियर, सील्डिंग गैस का यूज करते हैं, या तो आर्गन या हीलियम गैस का यूज करते हैं। अब यहाँ देखो, ऑक्सीजन गैस क्या सील्डिंग के लिए यूज करते हैं, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करते हैं, हाइड्रोजन गैस, हम लोग इसका यूज करेंगे माय डियर हीलियम गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग टेक्निक्स यूज्ड एज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो निम्न में से चेक करके बताइए कि कौन सी वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होगा। आइए चेक करते हैं। ऑप्शन ए आपका कह रहा है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसमें आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कैसा होगा, कंज्यूमेबल पेयर इलेक्ट्रोड यूज होता है। और TIG में आपका क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल, और वो भी कैसा इलेक्ट्रोड यूज होता है माय डियर, टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग एटॉमिक नंबर 74 और सिंबल आपका W होता है ना। चलिए नेक्स्ट आपका होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में भी हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड विथ बेयर यूज करते हैं। थर्मिट वेल्डिंग में भी आपका कंज्यूमेबल नहीं हो, इलेक्ट्रोड होता ही नहीं है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, केवल और केवल एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड के मिक्सचर को मेल्ट करके वेल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका ये पूछा है कि कौन सा नॉन कंज्यूमेबल होगा, तो ये नहीं होगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन का। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेसेस यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। निम्न में से किस वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होगा। अच्छा, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल का मतलब सिर्फ इतना है, फिर से एक बार समझ लीजिए, कई बार मैंने आपको बताया है। देखिए ये जो इलेक्ट्रोड है, अगर यहाँ आर्क बने और इलेक्ट्रोड भी हमारा क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, वो अलग बात है कि फिलर डिपोजिशन रेट बढ़ाने के लिए यहाँ फिलर रॉड लगाएंगे, ये भी मेल्ट हो। अगर रॉड ना भी लगाएं, केवल इलेक्ट्रोड हमारा हीट की वजह से मेल्ट होकर यहाँ डिपॉजिट हो जाए, ऐसे इलेक्ट्रोड को कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। नॉन कंज्यूमेबल में ये इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं होगा, लेकिन यहाँ आर्क प्रोड्यूस होगी जिससे ये वर्कपीस मेल्ट होंगे और ये फिलर रॉड मेल्ट होगा, इसे हम लोग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। क्वेश्चन है कि कौन सा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होगा। अब देखो, लेजर बीम वेल्डिंग में हमारा इलेक्ट्रोड नहीं यूज होता है, थर्मिट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड नहीं यूज होता है, TIG में हम लोग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और MIG में हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। 41 क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है विच वेल्डिंग प्रोसेस कैन बी परफॉर्म्ड इन वैक्यूम। तो निम्न में से केवल और केवल माय डियर एक ही वेल्डिंग है, EBW, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। यही एक वेल्डिंग है डियर जिसमें केवल और केवल वैक्यूम का रिक्वायर्ड होता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी स्लो हो जाएगी अगर एटमॉस्फेयर से वो जाएगा। तो इसके लिए हमने आपको बता रखा था ये प्लेट की, लेकिन ये है कि इलेक्ट्रॉन थिन प्लेट को जोड़ता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन होता था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते थे, तो यहाँ पे एनोडिक प्लेट लगा देते थे इस तरीके से, फिर यहाँ से आगे बढ़ते थे तो यहाँ डिफ्लेक्टर कॉइल लगा देते थे, फिर डिफ्लेक्टर कॉइल के बाद यहाँ पे हम लोग फोकसिंग लेंस लगाते थे जिससे इलेक्ट्रॉन एक जगह पे फोकस होकर डीप ऑफ पेनिट्रेशन देते थे और बहुत नैरो विड्थ देते थे। ये देते थे डीप पेनिट्रेशन
क्योंकि ये पूरा का पूरा डियर ऐसे ये चैम्बर बना देते हैं, यहाँ पे पंप लगा देते हैं। और कौन सा पंप लगाते हैं? वैक्यूम पंप। लगातार इसको वैक्यूम के बाहर की ओर सप्लाई करता रहता है। देन इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी आती है, इस पर टकराती है बहुत गहराई तक। तो डीप पेनिट्रेशन एंड नैरो विड्थ, मतलब विड्थ बहुत पतली लेंगे, जिससे हीट अफेक्टेड जोन बहुत स्मॉल होता है। तो स्मॉल हीट अफेक्टेड जोन मिलता है। थिन शीट की वेल्डिंग के लिए आसानी से हम लोग इसको, तो ये हमारा होता है। और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है कि नॉन कंडक्टिव मेटल के लिए यूज कर लेते हैं, ब्रिटल मेटल को आसानी से वेल्ड कर लेते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल मेटल को वेल्ड कर लेते हैं। दो डिफरेंट यानी कि डिसिमिलर मेटल को आसानी से वेल्ड कर लेते हैं। ये हमारी टेक्निक होती है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की। अब यहाँ पे देखो पूछ रहा था विच वेल्डिंग प्रोसेस कैन बी परफॉर्म्ड इन वैक्यूम, तो आंसर क्या? प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग नो, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग नो, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होगा, हाई फ्रिक्वेंसी वेल्डिंग भी नहीं होगा। हमने सारी चीजें बता रखी है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में आपका क्या होता था? ट्रांसड्यूसर होता था, हाई करंट को हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता था, उस फ्रिक्वेंसी से हम लोग उसे वेल्ड करते थे। प्लास्टिक वगैरह की वेल्डिंग हम लोग इसी से करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से। चलिए, प्लास्टिक हो गया, फ्रेगाइल मटेरियल हो गए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं डियर। 42 क्या है? देखिए, ये कह रहा है फॉर अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग द फ्रीक्वेंसी रेंज इज जनरली, तो पहले अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग समझिए। देखिए इधर पावर सोर्स होता है एसी ऑब्लिक डीसी, तो हम लोग एसी पावर सोर्स यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अब ये पावर सोर्स यहाँ जाता है, एक हमारे पास ट्रांसड्यूसर होता है, इसे बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है? हाई पावर सोर्स को हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू हाई फ्रिक्वेंसी। अब इस हाई फ्रिक्वेंसी को हम लोग क्या करते हैं? हाई वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए फिर इसे आगे ले जाते हैं, अनदर एक ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे। अब ये क्या होगा? हाई फ्रिक्वेंसी कन्वर्ट इनटू, ये करेगा आपका हाई फ्रिक्वेंसी कन्वर्ट इनटू हाई वाइब्रेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी। ये वाइब्रेशन एनर्जी इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट करेगा। अब इस वाइब्रेशन को कैरी करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं माय डियर टूल होल्डर, या जिसे हम लोग बोलते हैं हॉर्न, इसे हम लोग बोलते हैं हॉर्न। अब इस हॉर्न को, हॉर्न से यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं टूल कनेक्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं? वर्क पीस रखते हैं। अब होगा क्या माय डियर कि ये हमारा इस तरीके से वाइब्रेट करेगा और इस तरीके ऑसिलेट करेगा, जिससे इन दोनों बीच में हीट जनरेट होगी और ये मेटल मेल्ट होकर आपस में वेल्ड हो जाएंगे। स्मॉल थिन वर्क पीस, लो मेल्टिंग वर्क पीस को वेल्ड करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का यूज करते हैं। इसमें फाइबर के वर्क पीस यानी प्लास्टिक को आसानी से वेल्ड कर सकते हैं। ये हमारा होता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। इसमें जो फ्रीक्वेंसी रखते हैं वो रखते हैं 20,000 to 50,000 किलो हर्ट्ज। 2 लाख तक भी हम लोग यूज करते हैं, 1 लाख तक भी यूज करते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 20,000 से यहाँ 50,000 तक ही ऑप्शन दिया है, 1 लाख तक भी होता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी यूज करते हैं? ये जो हमारा हाई पावर कन्वर्ट इनटू हाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो यहाँ कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी? 20,000 टू 50,000। यही फ्रीक्वेंसी मतलब डिपेंड करेगी हाई वाइब्रेशन में कन्वर्ट होने की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 कह रहा है इंडिकेट द वेल्डिंग टेक्निक विच यू कंसीडर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर माइक्रो वेल्डिंग एप्लीकेशन। माइक्रो वेल्डिंग एप्लीकेशन मतलब बहुत स्मॉल वर्क पीस को वेल्ड करना है। माइक्रो वेल्डिंग का मतलब
वेल्डिंग बहुत पतले क्रॉस सेक्शन को वेल्ड करना है तो कौन सी वेल्डिंग टेक्निक का यूज करेंगे? तो हमने आपको बताया माय डियर, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग आपका क्या होगा, बहुत नैरो हीट इफेक्ट जोन होगा लेकिन डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होगा। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग आपका बहुत स्मॉल यानी कि माइक्रो लेवल वर्कपीस की वेल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन में आपका क्या था, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेजर बीम इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा विड्थ बढ़ जाती है उसमें, है ना। देन थर्मिट वेल्डिंग तो बहुत ज़्यादा लार्ज के लिए यूज किया जाता है। इनर्ट गैस वेल्डिंग भी बहुत ज़्यादा लार्ज के लिए। आंसर आपका क्या होगा, माइक्रो वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। 44 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका कह रहा है इन लेजर वेल्डिंग द हीट इज सप्लाइड बाय। तो लेजर वेल्डिंग में क्या होता है माय डियर, एक हमारे पास देखिए इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक रूबी क्रिस्टल रॉड होती है, एक हमारे पास ऐसे रूबी क्रिस्टल रॉड होती है, इस तरीके से रूबी क्रिस्टल रॉड होती है। अब इस रॉड पे डियर क्या होता है, इस रॉड पर इस तरीके से हमारे वायर लगे होते हैं। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, इस रॉड को मान लो नेगेटिव से और इसको हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसे ले जाते हैं पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। यह हम लोगों ने पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया, एसी पावर सप्लाई। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग जेनॉन लैंप यूज कर लेते हैं। ये हमारे होते हैं जेनॉन लैंप। इधर भी हम लोग जेनॉन लैंप यूज कर लेते हैं। ये होते हैं जेनॉन लैंप, XENON, जेनॉन लैंप। इसे हम लोग बोलते हैं रूबी क्रिस्टल रॉड। ये हमारा होता है रूबी क्रिस्टल रॉड होता क्या है माय डियर, ऊपर हम लोग एक फुली डिफ्लेक्टर कॉइल लगा देते हैं। ये होता है आपका फुली डिफ्लेक्टर कॉइल। अब इसमें क्या होगा कि जब हम लोग पावर सप्लाई ऑन करते हैं माय डियर, तो यहाँ से ये जो रूबी क्रिस्टल रॉड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का इमिशन करना शुरू करते हैं। देन वो इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें हम लोग गैस सप्लाई भी करते हैं लगभग CO2 गैस को। तो वहाँ पे जब CO2 गैस से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में टूटते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बहुत एक्सर्जिक मतलब बहुत एनर्जेटिक होते हैं, और वो एनर्जेटिक के साथ दोबारा नेगेटिव आयंस पॉजिटिव को सर्च करते हैं और रिकम्बाइन होते हैं। तो वहाँ बहुत हाई लेवल एनर्जी इलेबोरेट करते हैं। वह हाई लेवल एनर्जी जो जेनॉन लैंप होती हैं वह किस में बदल देती हैं, वह लाइट एंड हीट में बदल देती हैं, लाइट एंड हीट में बदल देती हैं। तो ये क्या करते हैं, तुरंत ये वाले ये जेनॉन लैंप तुरंत इसको रिफ्लेक्ट करते हैं किधर की ओर, इस रिफ्लेक्टर कॉइल में रिफ्लेक्ट करते हैं, और वहां से वो लाइट हमारी डियर रिफ्लेक्ट होती है कहाँ पर, आगे की ओर। और इन लाइट को हम लोग यहाँ फोकसिंग लेंस लगा देते हैं। ये फोकसिंग लेंस पूरी की पूरी लाइट को एक जगह पे हमारा रिफ्लेक्ट कर देता है, और यहाँ पे हम लोग वर्कपीस रखते हैं, जिससे ये हमारे क्या होते हैं, ये लाइट आकर इस पर स्ट्राइक करती है और ये लाइट हमारी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, जिससे वर्कपीस मेल्ट होता है और वेल्डिंग कंप्लीट होती है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लेजर बीम वेल्डिंग। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाइट का यूज करते हैं वेल्डिंग करने के लिए। तो यही क्वेश्चन पूछा है, इन लेजर वेल्डिंग द हीट इज सप्लाइड बाय। तो हीट हमारी किससे सप्लाइड होती है, लाइट से। ऑप्शन ये है, अच्छा लेजर का पूरा नाम भी हमने आपको बताया था, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इस रूबी क्रिस्टल रॉड के रेडिएशन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लाइट को इमिट करते हैं। ये हमारे होते हैं लेजर बीम। ऑप्शन था इलेक्ट्रिक आर्क से नहीं होगा, इंड्यूसिंग करंट से नहीं होगा, ऑक्सीएसिटिलीन गैस से नहीं होगा। जो हमारी लेजर बीम में हीट जनरेट होगी दी कोलमिनेटेड लाइट बीम से। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विच प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग इज यूज्ड
फॉर कार बॉडी, जहां पे आपको कार बॉडी दिखे। आप देखो जहां पे गैस वेल्डिंग की दुकानों पे जाओगे, हर जगह गैस टॉर्च लेकर क्या करते हैं, कार की वेल्डिंग करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कार आपकी क्या होती है, सॉफ्ट मटेरियल की बनाई जाती है। वहां पे हम लोग गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं। साथ के साथ हार्ड मटेरियल की भी बनती है, लेकिन मैक्सिमम कार में जो वेल्डिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं वो गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं। आंसर क्या होगा, गैस। अब देखो एक और क्वेश्चन इसी तरीके से हमने दिया है, जैसे कार बॉडी हो गई, उसी तरीके से जहां कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इजी कन्वेनियंट होता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लेके जाते हैं, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर ले गए, वेल्डर लगा, इलेक्ट्रोड दी और वेल्डिंग करना शुरू। हर जहां कंस्ट्रक्शन साइटें आपकी होंगी, स्टील की राडों को, फ्रेम को, स्ट्रक्चर को, गर्डर को जोड़ना है, तो आप देखो वेल्डर लेके वेल्डिंग करता रहता है। वहां कौन सी वेल्डिंग होती है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है, आर्क वेल्डिंग। वही क्वेश्चन आपका है, वेल्डिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जहां पे स्टील के संरचनात्मक वर्क किए जाते हैं, ऑन द साइट ऑफ बिल्डिंग वगैरह, जहां बिल्डिंग वगैरह बनती है, तो वहां केबल और केबल डियर आर्क वेल्डिंग का यूज हम लोग करते, ये हमारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लार्ज बॉयलर एंड हैवी मरीन कंपोनेंट। तो हमेशा ध्यान देना डियर, मैंने एक ही एग्जांपल बताया है, सब मर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा इसका एग्जांपल क्या होता है, लार्ज बॉयलर की वेल्डिंग जब करनी है, लार्ज बॉयलर की वेल्डिंग करनी है, तो वहाँ पर सब मर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हमने आपको बताया है, जिसमें आर्क हमारी डूबी रहेगी ग्रेनुलर फ्लक्स में, फ्लक्स भी मेल्ट होंगे, और जो फ्लक्स मेल्ट नहीं होंगे वो कलेक्टर ट्यूब से सक कर लिए जाएंगे बाहर की तरफ, और फिर वहीं ग्रेनुलर ट्यूब में चले जाएंगे, फिर उसे सप्लाई करके वर्कपीस वेल्डिंग के पोर्शन पर ला देते हैं। वहाँ हाई हीट जनरेट होती है, लगभग 40 mm थिक प्लेट को हम लोग वेल्ड कर सकते हैं, 70 mm तक भी वेल्डिंग कर सकते हैं। 20 kg पर आवर आपका डिपोजिशन रेट भी होता है इस वेल्डिंग का। तो इस तरीके से सबसे हाई स्पीड वेल्डिंग इससे अचीव कर सकते हैं। चलिए, तो आपका क्या था, लार्ज बॉयलर और मरीन कंपोनेंट को जोड़ना था, तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग नहीं, इनर्ट गैस नहीं, आपका आंसर क्या होगा, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग आपका किसके लिए होगा, जब रेल रोड कंस्ट्रक्शनल वर्क को जोड़ना है, तो ये हमारा हो गया आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप, अपने नाम से ही बता रहा है कि हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग होना चाह रहे हैं। आंसर देखो, द वेल्डिंग इज जनरली डन, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है तो कौन सी वेल्डिंग यूज करेंगे, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग। तो ये हमारा होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। पहला आंसर था थर्मिट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, इंडक्शन वेल्डिंग, आंसर डी आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस। इसके 3-4 टाइप मैंने आपको बताया था, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग is called continuous spot welding, and projection welding is called multiple spot welding, and लास्ट में बड वेल्डिंग। अब ये बड वेल्डिंग को 2 तरीके से बांटा था, फ्लैश बड वेल्डिंग और ऑफसेट बड वेल्डिंग। ये हमारे होते थे कैटेगरी ऑफ, इसको 2 कैटेगरी में बांटा था, फ्लैश बट वेल्डिंग एंड ऑफसेट बट वेल्डिंग। तो ये हमारा आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कैटेगरी था, जिसमें हम लोग ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस 2 प्लेटों के बीच में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करके वेल्डिंग प्रोड्यूस करते थे। और इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर लगातार अगर बढ़ता जाता था डियर,
इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर ये हो गया इलेक्ट्रोड, ये हो गया इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर लगातार अगर बढ़ रहा है तो इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बाहर हम लोग एक जैकेट यूज करते हैं और इस जैकेट को हम लोग बोलते हैं वाटर जैकेट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर इलेक्ट्रोड करंट हमारा फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक, वाटर क्यों यूज करेंगे, वाटर तो हमारा हार्मफुल होगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, इंसुलेशन लगा देते हैं, जिससे हमारा करंट वाटर एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होता है। लेकिन एक चीज़ ये भी जान लेना कि अगर प्योर वाटर की बात करेंगे जिसमें मिनरल्स हमारे एकदम से निकाल लिए जाएंगे, केवल H2O की बात करेंगे, ये हमारा क्या होता है, नॉन कंडक्टिव होता है इलेक्ट्रिक। वाटर में कंडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब इसमें कुछ मिनरल्स ऐड किए जाएंगे। अब इसमें देखो, जैसे अब आप पीने वाले पानी को पीते हो तो उसमें आप सोचो कि सर इसमें करंट डालें और इसमें उंगली लगाएं, तो हो सकता है करंट नहीं मारेगा, क्योंकि सर ने बताया है कि प्योर वाटर में करंट नहीं फ्लो होता है। लेकिन डियर, पानी पीने वाले में भी कुछ परसेंट मिनरल्स रखे जाते हैं। वो डिपेंड करता है किस पे, उसके TDS पर, जो हमारा होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, TDS पर। उसे हम लोग मेजर करते हैं ppm से। ये होते हैं पार्ट्स पर मिलियन। जितने हमारे TDS होते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं पर मिलियन में, तो यही डिपेंड करता है हमारा TDS और ppm, इसको डिजॉल्व सॉलिड को। अब अगर पूरा ppm निकाल लेंगे तो ये हमारा 1 मिलियन हो या 1000 मिलियन हो, उसमें कोई भी ppm नहीं होगा, उसका TDS 0 होगा, जिसे हमारे पूरी की पूरी नॉन कंडक्टिव होगा। चलिए, लेकिन यहाँ प्योर वाटर नहीं, यहाँ नॉर्मल वाटर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ इंसुलेशन लगाकर। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं 49 क्वेश्चन। 49 आपका कह रहा है, सजेस्ट द वेल्डिंग प्रोसेस ऑफन यूज्ड इन ज्वाइनिंग रेल्स, ट्रक्स एंड लोकोमोटिव फ्रेम्स एंड फॉर रिपेयरिंग ब्रोकन गियर टीथ। गियर टीथ हमारे ब्रोक हो जाएंगे। तो सबसे पहले जहां पर आपको रेलवे का एग्जाम्पल आ जाएगा, वहां आप केवल और केवल थर्मिट वेल्डिंग का एग्जाम्पल लगाइएगा। आपका कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, थर्मिट वेल्डिंग का यूज करते हैं। रेलवे में ट्रकों के लिए, लोकोमोटिव फ्रेम बनाने के लिए, लोकोमोटिव मतलब जो रेलवे के कोच होते हैं, उसके नीचे जो व्हील लगे होते हैं उन्हें लोकोमोटिव बोलते हैं। उन लोकोमोटिव्स को बनाने के लिए, रिपेयरिंग ऑफ ब्रोकन गियर टीथ के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, थर्मिट वेल्डिंग का यूज करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूजुअली ज्वाइंड बाय। तो अब यहाँ पे देखिए माय डियर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जितने भी होते हैं, सभी कंपोनेंट को हम लोग सोल्डरिंग से ही जोड़ते हैं। सोल्डरिंग प्रोसेस से हम लोग जोड़ते हैं। सोल्डरिंग प्रोसेस में आपको मैंने बताया है कि एक सोल्डर वायर होता है, इसको यहाँ पे फ्लक्स में डिप कराते हैं और डिप कराने के बाद फिर हम लोग बाहर ले आते हैं। ये सोल्डर टॉर्च होती है, इसे कहिया बोलते हैं, ये वायर लगा होता है। इस वायर को इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो ये हीट होता है। हीट होकर ये मान लो हमें इस LED बल्ब में वेल्ड करना था, तो इसको हम लोग इस वायर पे डिप कराएंगे, जिससे वेल्डिंग हमारी कंप्लीट हो जाए। इसी को बोलते हैं सोल्डरिंग प्रोसेस। इसमें जो वेल्डिंग टेम्परेचर होता है वह होता है लेस देन या बिलो 427 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें जो हम लोग सोल्डर वायर का यूज करते हैं ये होता है लेड एंड टिन का यूज करते हैं। ये प्रोसेस हमारा सोल्डरिंग कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में हम लोग किसका यूज करते हैं, सोल्डरिंग प्रोसेस का यूज। ब्रेजिंग, सिंटरिंग आपका इसका नहीं है। सिंटरिंग एक ऐसा, आप देखो ब्रेजिंग आप जान ही रहे हो, 427 के ऊपर जब वेल्डिंग करेंगे तो ब्रेजिंग होगा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग आपका क्या होता है, जो हमने आपको बताया कि दो प्लेटों को नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड से यूज करते हैं, इसकी कैटेगरी भी मैंने बताई। एक टर्म आपको यहाँ पे नया दिख रहा है, सिंटरिंग प्रोसेस। तो यह आपका किसका है, पाउडर मेटलर्जी का पार्ट है।
अभी हम आपको पाउडर मेटलर्जी जब पार्ट पढ़ाएंगे, मतलब चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उस पार्ट में आपको बताएंगे कि उसमें ब्लेंडिंग मतलब मिलाना होता है। जब हम लोग पाउडर से सीधे वर्कपीस को बनाते हैं विदाउट कास्टिंग किए, तो हमारे पास 4 ऑपरेशन होते हैं। पहले ऑपरेशन में हम लोग पल्वराइज फॉर्म में करते हैं, फिर पल्वराइज फॉर्म पाउडर बना के इसमें हम ले आते हैं, यहाँ पे इस पाउडर फॉर्म को ले आते हैं। अब कुछ बड़े ग्रेन्स होंगे, कुछ छोटे ग्रेन्स होंगे, तो आपस में सबको प्रॉपर मिक्स करने के लिए हम लोग ब्लेंडिंग ऑपरेशन करते हैं। फिर ब्लेंडिंग के बाद हम इसके ऊपर डाई एंड प्रेस लगाकर ऐसे प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं तो सेंटरिंग ऑपरेशन करते हैं, फिर इसे बाहर निकालकर फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं। तो इस तरीके से इसके डिफरेंट ऑपरेशन होंगे। देन ये हमारा वर्कपीस मिल जाता है फाइनल यूज के लिए। तो ये हमारा पाउडर मेटलर्जी पार्ट है, का पार्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील विल बी इजियर वेल्डेड। अब एक चीज समझो, वेल्डिंग करने के लिए अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन लो होगा तो उसकी वेल्डिंग आपकी क्या होगी, इजी होगी, इजी वेल्डिंग होगा। अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन हाई होगा तो वेल्डिंग आपकी क्या होगी, टफ होगी, आपकी टफ वेल्डिंग होगी। अब उसे इजी बनाने के लिए माय डियर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर प्री हीटिंग करेंगे। अगर आफ्टर सॉलिडिफिकेशन क्रैक्स जनरेट होने के चांसेस रहेंगे तो पोस्ट हीटिंग भी करेंगे, पोस्ट हीटिंग भी करते हैं। प्री हीटिंग इसलिए करते हैं ताकि वेल्डिंग, देखो जब वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तो वर्कपीस ठंडी अवस्था में होता है, अचानक से प्लेट गर्म होती है। अगर हार्डनेस बहुत ज़्यादा है तो अचानक से गर्म होने पर वहाँ कोल्ड क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं, गर्म होने से पहले ही वो क्रैक चटक जाता है। तो हम लोग प्री हीट करते हैं कोल्ड क्रैक को रिड्यूस करने के लिए, कोल्ड क्रैक को रिड्यूस करने के लिए। अब जब वेल्डिंग हो जाती है तो बीड आपकी हॉट होती है, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, वर्कपीस भी ठंडा होता है, जितना हमारा हीट अफेक्टेड जोन होता है वो भी ठंडा होता है। तो उस समय क्या होगा डियर, वो वर्कपीस भी क्रैक्स प्रोड्यूस कर सकता है हॉट कंडीशन में। तो उस हॉट कंडीशन में क्रैक्स को ना हो इसलिए हम उसे धीरे धीरे ठंडा करेंगे। तो हम लोग हॉट क्रैक्स को रोकने के लिए पोस्ट हीटिंग करते हैं, रिड्यूस हॉट क्रैक्स। तो ये 2 चीज़ें आप याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल में ये भी आता है कि कोल्ड क्रैक्स क्यों करते हैं और हॉट क्रैक्स क्यों, मतलब प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग से क्या क्या एडवांटेज। तो यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील इजियर वेल्डेड, तो जिसमें सबसे कम परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा उसे इजी वेल्ड करते हैं। तो इन सब में सबसे कम 0.15% है, इसकी वेल्डिंग आसानी से। देन अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, प्री हीटिंग बिफोर द वेल्डिंग इज डन। प्री हीटिंग हम क्यों करते हैं वेल्डिंग स्टार्ट होने से पहले, कोल्ड क्रैक्स को रिड्यूस करने के लिए। आंसर है टू मेक स्टील सॉफ्टर, ऐसा नहीं है। बर्न अवे द ऑयल एंड ग्रीस, ये भी नहीं है। प्रिवेंट द कोल्ड क्रैक्स, प्रिवेंट द कोल्ड क्रैक्स से बचाने के लिए हम लोग वर्कपीस में प्री हीटिंग। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 53, फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल यूज इन मेड ऑफ। अब देखो, अगर हमें नॉन फेरस मेटल को कटिंग भी करना है और वेल्डिंग भी करना है तो कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस का यूज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे सब मर्ज्ड आर्क वेल्डिंग से केवल और केवल वेल्डिंग करते हैं, कटिंग नहीं कर सकते हैं। और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से केवल वेल्डिंग करते हैं, कटिंग नहीं कर सकते हैं। कार्बन आर्क से भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं, कटिंग नहीं करते हैं। इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग जब हम लोग यूज करेंगे वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग भी कर सकते हैं और कटिंग भी, दोनों हमारे लिए पॉसिबल। देन 54 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो 54 में क्या है डियर, ये कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल फ्लक्स आफ्टर द वेल्डिंग ऑपरेशन लीड्स टू। अब इस क्वेश्चन का मतलब यह है द प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल फ्लक्स, जो हमारे फ्लक्स जनरेट होते हैं उन फ्लक्स में
द वेल्डिंग ऑपरेशन लीड्स टू, किसमें हम देखो सबसे पहले ये समझो द प्रेजेंस ऑफ रिसीडुअल फ्लक्स, ये जो हमारे रिसीडुअल फ्लक्स प्रेजेंट होते हैं तब आफ्टर द वेल्डिंग ऑपरेशन लीड्स, वेल्डिंग ऑपरेशन लीड होने के बाद यानी वेल्डिंग करने के जस्ट बाद उसके पीछे ये ऐसा देखिए आप, ये मान लो ये वर्क पीस हो गया, ये ऐसा वेल्डिंग यहाँ पे हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रोड वायर हो गया, ये कनेक्ट हो गया आपका पावर सप्लाई से। अब यहाँ देखिए डियर, ये वेल्डिंग इतनी होती हुई कंप्लीट हो गई है और इस डायरेक्शन में हम वेल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर इस तरीके से आपकी एक फ्लक्स की लेयर बनती चली जा रही है, स्लैग की। अब ये हमारा क्या होगा, आंसर कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल फ्लक्स आफ्टर द वेल्डिंग, वेल्डिंग होती जा रही है और ये फ्लक्स बनते जा रहे हैं, तो इनका क्या मेन रीजन होता है, ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं। पहला कह रहा है क्या ये पोरोसिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या ये कोरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या ये क्रैक्स को फॉर्मेट करते हैं, ना तो ये इम्ब्रिटलमेंट मतलब मटेरियल को ब्रिटलमेंट होने से रोकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे स्लैग इसके अंदर मेल्ट नहीं होते हैं, तो इसीलिए वो ना तो डक्टिलिटी बढ़ाएंगे ना पोरोसिटी बढ़ाएंगे, वह केवल और केवल कोरोजन को प्रोटेक्ट करेंगे। वर्कपीस ये वेल्ड बीड को कोरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। जो फ्लक्स हमारे होंगे वेल्डिंग के बाद वो वर्कपीस को या बीड को कोरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 55 में डियर कह रहा है वेल्ड स्पैटर। स्पैटर क्या होता है डियर, ये मान लो वेल्डिंग हम लोग कर रहे हैं, अब यहां वेल्डिंग हमने किया, ये हमारी बनी बीड इस तरीके से, लेकिन ये बीड का मटेरियल छिटक कर इस तरह चारों तरफ कलेक्ट और छिटकता जाता है, तो इस कमी को हम लोग बोलते हैं स्पैटर। इस कमी को हम लोग बोलते हैं स्पैटर, तो ये हमारा होता है स्पैटर। तो स्पैटर क्या है, वेल्डिंग का एक डिफेक्ट है, यह एक डिफेक्ट है। तो देखते हैं क्या है, क्या स्पैटर एक फ्लक्स है, नो। क्या स्पैटर एक फिल्टर मेटल यूज्ड इन ब्रेजिंग है, नो। एन इलेक्ट्रोड, क्या स्पैटर एक इलेक्ट्रोड है, नहीं। स्पैटर इज ए वेल्डिंग डिफेक्ट, तो यह हमारा होता है स्पैटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 माय डियर कह रहा है द अमाउंट ऑफ करंट नीडेड इन द रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज। तो अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो करंट हमें रिक्वायर्ड है यह किसके बराबर होती है। तो चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, उनमें से देखते हैं किसके बराबर और किसके नहीं होती। तो करंट कह रहा है, देखो ऑप्शन ए यहां बना लेते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, सभी को मैच कराते हैं। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के होती है, ये स्टेटमेंट आपका राइट है ना। सॉरी एक मिनट, द अमाउंट ऑफ करंट नीडेड टू बी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्टैक्ट एरिया के। देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ करंट का एक चीज और समझो, करंट का एरिया से कोई रिलेशन नहीं होता है, करंट का एरिया से कोई रिलेशन नहीं होता है। देन सी ऑप्शन क्या करा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन टाइम या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ड्यूरेशन टाइम। तो करंट हमारी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई प्रोपोर्शनल 1/t के होती है, आई प्रोपोर्शनल 1/t के होती है, क्योंकि करंट हमारी क्या होती है आई स्क्वायर RT की होती है, आई बराबर 1/t होता है। तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेल्डिंग टाइम के होती है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 क्वेश्चन कह रहा है माय डियर, इन केस ऑफ प्रोजेक्शन वेल्डिंग द डायमीटर ऑफ द प्रोजेक्शन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू।
तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या होगा, देखिए ये सीट हमारी हो जाएगी। अब इस सीट में हम लोग क्या बनाते हैं, ऐसे प्रोजेक्शन बना देते हैं। अब इस सीट में हम लोग प्रोजेक्शन बना देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, इस तरीके से हम लोग ये इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। यहाँ पे एक वर्कपीस दूसरा प्लेट लगा देते हैं। अब दोनों के बीच में हम लोग ये ऐसा अप्लाई कर देते हैं, तो पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। एसी पावर सप्लाई जब हमने दिया तो यहाँ पे हीट जनरेट होगा। उसके बाद पावर को ब्रेक करके हम लोग इस डाई से प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये हमारी क्या होगी, फिक्स डाई होती है और ये हमारी मूवेबल डाई होती है। प्रेशर अप्लाई करने के बाद आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ये हमारी वेल्डिंग हो जाएगी। वेल्डिंग होने के बाद डियर ये कैसे बनेंगे, ये प्लेट 1 हो गई और ये प्लेट 2 हो गई। एक स्पॉट आपका यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, एक स्पॉट यहाँ पे ऐसा बनेगा, एक यहाँ पे ऐसा बनेगा, एक यहाँ पे ऐसा बनेगा। अभी जो स्पॉट बनेंगे डियर, इन स्पॉट का जो डाया है, डाया ऑफ स्पॉट, ये किसके बराबर होगा, या ये डाया ऑफ स्पॉट या ये जो देखो डाया के पहले ये प्रोजेक्शन जो हम ले रहे हैं यह डिपेंड करता है सीट के थिकनेस पर। थिकनेस ज़्यादा होगी तो इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे, कम होगी तो कम लेंगे। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायमीटर ऑफ प्रोजेक्शन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द, तो ये हमारा क्या होगा, हाफ ऑफ द थिकनेस ऑफ सीट नहीं होगा, ये होगा इक्वल टू द थिकनेस ऑफ सीट के होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ सीट एंड इक्वल टू द थिकनेस ऑफ सीट के होता है। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 58। 58 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन द नंबर ऑफ जोन्स ऑफ हीट जनरेशन इन स्पॉट वेल्डिंग, तो हीट जनरेशन में कुल कितने नंबर ऑफ जोन्स होते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड। अब इन इलेक्ट्रोड को हम लोग पावर सप्लाई से कांटेक्ट कर देते हैं। ये हो गया एसी ऑब्लिक डीसी पावर सप्लाई। अब यहाँ से देखो हीट जोन की बात कर रहा है, नंबर ऑफ जोन, तो यहाँ हीट नहीं बनेगी, यहाँ पे हीट नहीं बनेगी। ये प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस होगा, हीट हमारी यहीं पे बनेगी। तो हीट जोन की बात करेंगे तो पहला आपका प्लेट 1 हो जाएगा, दूसरा आपका 2 हो जाएगा, तीसरा गैप बिटवीन प्लेट 1 एंड 2, मतलब ये हमारा टोटल जोन अगर देखें तो एक्चुअल में 3 जोन बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 3। स्पॉट वेल्डिंग में कुल कितने जोन बनेंगे, 3। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन आपका कह रहा है द आर्क इन द आर्क वेल्डिंग इज क्रिएटेड बाय, तो आर्क वेल्डिंग में जो आर्क हमारी क्रिएट होती है माय डियर, ये हमारी ये इलेक्ट्रोड होता है। अब इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में जब हम लोग 2 to 3 mm गैप रखते हैं तो वहाँ वर्कपीस को रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस फील होता है। इस रेजिस्टेंस की वजह से ही इसमें आर्क जनरेट होगी। तो आर्क वेल्डिंग में माय डियर जो हीट जनरेट होगी या जो आर्क जनरेट होगी वो ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जनरेट होगी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। इसमें है इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द, तो आर्क वेल्डिंग में डियर ये देखो, मान लो ये वर्क पीस हो जाए, यहाँ वेल्डिंग करनी थी, चलो ये इलेक्ट्रोड हो जाए। अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो होती है लेंथ ऑफ आर्क। ये आर्क लेंथ इज डिपेंड करती है इस इलेक्ट्रोड के डायमीटर पर। अकॉर्डिंग टू आंसर देखो, हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, नो, डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड करेक्ट होती है, 1.5 ऑफ द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड गलत, ट्वाइस ऑफ द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड गलत। तो ये जो हमारी आर्क लेंथ होती है डियर, आर्क लेंथ इज डायरेक्टली इक्वल टू द डाया ऑफ इलेक्ट्रोड होती है। अब अगर आर्क लेंथ लेस देन डाया ऑफ इलेक्ट्रोड होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट आर्क, शॉर्ट आर्क। सेकेंड में आर्क लेंथ इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड होती है, तो आर्क की लंबाई ज़्यादा हो गई तो इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग आर्क।
और नेक्स्ट हमारा होता है आर्क लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, यही हमारी इंटरमीडिएट आर्क होती है, मैक्सिमम इसी का यूज करते हैं। तो इट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। 61 क्वेश्चन देखते हैं। इन डीसी वेल्डिंग, डायरेक्ट करंट वेल्डिंग, द स्ट्रेट पोलैरिटी इज, तो डीसी वेल्डिंग में क्या होगा माय डियर, मान लो ये वर्क पीस हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया। अब इलेक्ट्रोड निगेटिव और वर्क पीस पॉजिटिव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इस पे जंप करेंगे और 2/3 डेप्थ तक पेनिट्रेट करेंगे, विड्थ ऑफ पेनिट्रेशन कम होगा। 2/3 आपकी हीट किस में जनरेट होगी, वर्क पीस में, और 1/3 हीट आपकी किस में जनरेट होगी, इलेक्ट्रोड में। ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। 1/3 आपके इलेक्ट्रोड में हीट जनरेट होगी, इलेक्ट्रोड में 1/3 हीट जनरेट होगी, जिससे इलेक्ट्रोड ज़्यादा मेल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लो डिपोजिशन होता है, बहुत कम मात्रा में डिपोजिशन होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब इलेक्ट्रोड मेल्ट ही नहीं करेगा तो डिपॉजिट कहाँ से होगा, लेकिन पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, बहुत गहराई तक होता है। तो यही हमारा होता है डायरेक्ट करंट, इसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी में सारी चीज़ें जस्ट अपोजिट हो जाती। तो क्वेश्चन था इन डीसी वेल्डिंग स्ट्रेट पोलैरिटी इलेक्ट्रोड नेगेटिव रिजल्ट, तो यही हमारा होता है, इलेक्ट्रोड आप क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अच्छा हाँ, एक मिनट, जब इलेक्ट्रोड नेगेटिव लेंगे तो क्या रिजल्ट बनेगा, ये रिजल्ट पूछ रहा है। इलेक्ट्रोड को नेगेटिव ले लिया इसने, अब उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए, लोअर पेनिट्रेशन रॉन्ग है, यहाँ पे डीप पेनिट्रेशन होता है। ये क्या होता है, डीप पेनिट्रेशन होता है। और लोअर डिपोजिशन रेट, ये करेक्ट है, क्योंकि ज़्यादा मेटल मेल्ट होगा नहीं, इसीलिए लोअर डिपोजिशन होता है। लेस हीट ऑफ वर्क पीस होता है, ये रॉन्ग है, वर्क पीस में 2/3 हीट जनरेट होती है। हाई हीट ऑफ वर्क पीस होता है, स्मॉलर वेल्ड पूल होंगे नहीं, लार्जर वेल्ड पूल बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हीट जनरेट होगी, वेल्ड पूल यहाँ पे खूब बनेगा। ये हमारा आंसर है बी। चलिए क्वेश्चन 62, विच इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कि सही नहीं है। आंसर पढ़ लेते हैं, काफी आर्क वेल्डिंग हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन ए है आपका, द आर्क वोल्टेज, यानी कि द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द आर्क बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इंक्रीज द आर्क लेंथ। जब हम लोग आर्क लेंथ को बढ़ाते हैं, देखो मान लो पहले आर्क लेंथ इतनी थी, अब आर्क लेंथ अगर इतनी करेंगे, आर्क लेंथ अगर हम लोग बढ़ाएंगे, आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्क वोल्टेज होता है, तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, इंक्रीज होता है, क्योंकि हायर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस वहां पे मिलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ा देने पर कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो जाएगा, तो वेल्डिंग स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा फिनोमेना। नेक्स्ट, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। बी देखते हैं, द पेनिट्रेशन इज लीस्ट ऑफ डायरेक्ट रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी में लो पेनिट्रेशन होता है, तो ये हमारा भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द वर्कपीस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। अगर वर्कपीस को हम पॉजिटिव कर दें एंड इलेक्ट्रोड इज हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, टर्मिनल ऑफ द वेल्डिंग मशीन इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। यही तो हमारा DCSP होता था, वर्कपीस पॉजिटिव और इलेक्ट्रोड नेगेटिव। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब आंसर आपका क्या होगा, डी होगा। बट पढ़ लेते हैं कि डी कैसे होगा। ये कह रहा है, द आर्क हीट एट द एनोड एंड कैथोड कन्फर्म टू द रेशियो ऑफ 67.33 व्हेन द AC सप्लाई इज यूज्ड। ये रॉन्ग कह रहा है। जब हम लोग कैथोड और एनोड दोनों पर क्या 67.33, यानी कि ये है 2/3 हीट, तो क्या कैथोड और एनोड दोनों पर 67.33% हीट जनरेट होगी? नहीं। अगर जो निगेटिव टर्मिनल होगा
वहाँ पर 1/3 हीट जनरेट होगी, 1/3 मतलब 33.33% हीट जनरेट होगी, और जो पॉजिटिव होगा वहाँ पर 67.33% हीट जनरेट होगी। ये किस पे? कैथोड एंड एनोड दोनों पे बात कर दिया। यहाँ पर केवल और केवल एनोड पर 67.33 हीट जनरेट होती है, कैथोड पर 33.33% हीट जनरेट होती है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हमारा रॉन्ग है, तो डी को ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज पूल ऑफ मोल्टेन मेटल? पूल ऑफ मोल्टेन मेटल हमारा किस में बनता है माय डियर? वो बनता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में। कई बार मैंने आपको बता रखा है, पूल ऑफ मोल्टेन मेटल सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में बनता है। नेक्स्ट आपका है ट्रांसफर ऑफ मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोड अकर्स ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हमारा किस मेथड में ट्रांसफर होगा? तो वो हमारा देखते हैं। गैस वेल्डिंग में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में पूल ऑफ मोल्टेन मेटल होता है, एसी में नहीं होता। ये होता है मेटालिक आर्क वेल्डिंग में मेटल आपके इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन की वजह से ट्रांसफर होगा। तो इसका आंसर बी सही होगा, मतलब डी सी सही होगा। नेक्स्ट आपका है विच इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। निम्न में से अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नो नीड ऑफ क्लीनिंग द सरफेस टू बी वेल्ड। ये सही कह रहा है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में ये सारा स्टेप हम लोग लगा के, यहाँ ऐसी पावर सप्लाई था, इसको हम लोगों ने क्या किया? ट्रांसड्यूसर से हाई फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट किया, फिर यहाँ हाई वाइब्रेशन एनर्जी में, फिर हम लोग इसको क्या किए? हॉर्न लगा के टूल लगाए, यहाँ पे वर्क पीस को कनेक्ट करके यूज किए, ये वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से इस वर्क पीस की सरफेस को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में। ये स्टेटमेंट सही है। नो गैस एब्जॉर्प्शन एंड नो पोरोसिटी। यहाँ पे कोई करंट और हीट जनरेट ही नहीं हो रही है, तो कोई गैस एंड पोरोसिटी इसमें एब्जॉर्ब नहीं होगी, मतलब ये भी ऑप्शन करेक्ट है। लो प्रेशर नीड टू बी अप्लाइड टू होल्ड द मटेरियल इन पोजीशन। स्मॉल प्रेशर ही हमें इसमें रिक्वायर्ड होता है, स्मॉल या लो प्रेशर। हाई प्रेशर हम लोग नहीं यूज करते हैं, इसीलिए प्लास्टिक की वेल्डिंग आसानी से कर लेते हैं। इससे इस वेल्डिंग से, जिसे हम लोग बोल रहे हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, इसे हम लोग बोलते हैं USW, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। चलिए ये हो गया। तो डी ऑप्शन क्या है? द वेल्ड इज क्वाइट ब्रिटल। तो ये वेल्ड इज क्वाइट ब्रिटल, ये हमारी रॉन्ग होती है। यहाँ पे प्लास्टिक मेल्ट होता है, मेल्टिंग जोन में जाता है, देन आफ्टर वेल्ड होता है, तो यह ब्रिटल नेचर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कार्बोराइजिंग फ्लेम इज नॉर्मली यूज टू वेल्ड। तो अब देखो, जब स्टेनलेस स्टील वेल्ड करना है, वहां पे हम लोग किसका फ्लेम का यूज करेंगे? न्यूट्रल फ्लेम का यूज करेंगे। रॉट आयरन का यूज करना है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका क्या है? ये भी न्यूट्रल फ्लेम यूज कर लेंगे। और कॉपर एंड एल्यूमिनियम एलॉय यूज करना है तो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज कर लेंगे। और लास्ट में हार्ड सरफेस एंड मटेरियल लाइक स्टेलाइट यूज करना है। तो जहां पे माय डियर हार्ड सरफेस होगा वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे? कार्बोराइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज करें। ये हमारा आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है विच वुड बी द बेस्ट प्रोसेस फॉर बट वेल्डिंग ऑफ टू प्लेट्स। दो प्लेटों को अगर हमें बट वेल्डिंग से जोड़ना है, बट वेल्डिंग मतलब प्लेट आमने सामने होंगी, तो कौन सा प्रोसेस सबसे ज्यादा सुटेबल होगा? जबकि ईच प्रोसेस मतलब इन विच अबाउट द थिकनेस ऑफ प्लेट आर 30 mm। 30 mm। तो अगर प्लेट की थिकनेस ज़्यादा हो तो सबसे अच्छी वेल्डिंग माय डियर हमारी होती है सब मर्ज्ड
आर्क वेल्डिंग, लेकिन यह केवल और केवल रिस्ट्रिक्टेड होती है, इट इज ओनली वेल्ड इन हॉरिजेंटल या फ्लैट पोजीशन, हॉरिजेंटल फ्लैट पोजीशन। वर्टिकल हम लोग इसकी वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्रैनुलर फ्लक्स आपके क्या होंगे, स्लिप करके नीचे चले आएंगे। तो ये हमारी होती है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। आंसर क्या हो जाएगा, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। इस तरीके से हमारा आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। पी आपका इलेक्ट्रोस्लैग रॉन्ग हो जाएगा, गैस वेल्डिंग रॉन्ग हो जाएगा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग तो बहुत पतले सीटों के लिए। 68 क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू वेल्ड हाई कार्बन स्टील। अगर हाई कार्बन स्टील की वेल्डिंग करनी है माय डियर, तो उस समय हमें क्या करना होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नेसेसरली। तो निम्न में से देखो, जब कार्बन परसेंटेज ज्यादा होंगे, आप समझो परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा है मतलब सरफेस आपकी हार्ड एंड ब्रिटल है। अब हार्ड एंड ब्रिटल है तो वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, कोल्ड क्रैक आपका आ सकता है, और वेल्डिंग इंड करेंगे तो हॉट क्रैक आपका आ सकता है। तो कोल्ड क्रैक के लिए हम लोग प्री हीट करते हैं, और हॉट क्रैक के लिए हम लोग, हॉट क्रैक को रोकने के लिए हम लोग पोस्ट हीट। तो इस तरीके से जब परसेंटेज ऑफ कार्बन ज़्यादा हो मतलब हाई कार्बन स्टील की वेल्डिंग करनी हो, तो हमें यूज ऑफ फ्लक्स नहीं करेंगे, इनर्ट एटमॉस्फेयर नहीं करेंगे, प्री हीटिंग करेंगे एंड पोस्ट हीटिंग करेंगे। यहाँ केवल प्री हीटिंग दिया है, आंसर हम लोग प्री हीटिंग। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन, फॉर वेल्डिंग कास्ट आयरन। वेल्डिंग हमारी कास्ट आयरन की करनी है, वही है कि प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग दोनों करेंगे क्योंकि कार्बन परसेंट ज़्यादा है, और कास्ट आयरन को हम लोग मैक्सिमम गैस वेल्डिंग से वेल्ड करते हैं। अब कास्ट आयरन की वेल्डिंग करनी है तो क्या है, द सरफेस इज मेड रफ। तो कास्ट आयरन की वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो क्या सरफेस रफ होती है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। द सरफेस इज क्लीन्ड विथ एसिड, कोई मतलब नहीं, हम लोग एसिड से सरफेस को साफ नहीं करते हैं, हम लोग केवल करते हैं द कंपोनेंट इज प्री हीटेड, प्री हीटेड करेंगे ताकि कोल्ड क्रैक से हमारा वर्क पीस प्रोटेक्टेड। लास्ट में है एन इन्वॉल्व इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का भी इससे कोई मतलब नहीं है, तो मतलब आंसर हमारा ही करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 की बात कर रहे हैं। 70 है स्टीलाइट टिप आर वेल्डेड टू टूल बाय। स्टीलाइट टिप की अगर हमें वेल्डिंग करनी है तो किससे यूज करते हैं, तो एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था, फ्लैश बट वेल्डिंग आर यूज फॉर स्टीलाइट टिप। ये एग्जैक्ट हमने यही एक पॉइंट आपको वहां पे बता रखा है जब आपका फ्लैश बट वेल्डिंग एंड अपसेट बट वेल्डिंग पढ़ा रहे थे। चलिए नेक्स्ट 71, द एज ऑफ स्टील प्लेट कट बाय ऑक्सीजन कटिंग will be get hardened when the carbon content is। अब यहाँ पे देखिए माय डियर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एज ऑफ स्टील प्लेट कट, अगर हमें किसी स्टील के प्लेट की एज को कट करना है, मान लो एज को कट करना है, तो बाय द ऑक्सी कटिंग, मतलब ऑक्सीजन के थ्रू हम लोग ऑक्सी कटिंग या ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग से कट करना है, तो उस समय कह रहा है विल गेट हार्डेंड व्हेन द कार्बन कंटेंट हमारे क्या होने चाहिए, तो कितने, ऑप्शन ए है, हम चाहेंगे कि कम से कम कार्बन कंटेंट हो, लेकिन यहाँ पे जब हार्डेंड सरफेस की बात करेगा तो कार्बन कंटेंट ज़्यादा हमारा बात कर रहा है। ज़्यादा का मतलब कितना होगा, लेस देन 1%, तो ये बहुत कम हो जाएगा, लेस देन 0.3% कम हो जाएगा, 0.3 से मोर मतलब कार्बन ज़्यादा हो जाएंगे, यही आंसर सही होगा। एनीवेयर बिटवीन 0.1 से 1% ये नहीं होगा, ये हमारा 0.1 बहुत कम होता है, तो 0.3 से ज़्यादा परसेंट कार्बन होगा तो वो हार्ड सरफेस होगी, उसी हार्ड सरफेस की कटिंग हम लोग करेंगे गैस वेल्डिंग। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 कह रहा है थिक स्टील प्लेट कट विथ ऑक्सीजन नॉर्मली। अब कोई मोटी प्लेट है, ये मोटी प्लेट है, इसे ऑक्सीजन से ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग से कट करना है,
अब यहां पे क्या होगा, तो द साइन ऑफ क्रैकिंग, दिस टेंडेंसी फॉर क्रैकिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, इस गद्दे को जब हम लोग इस मोटी प्लेट को कट कर रहे हैं तो इस समय इसमें क्रैक की टेंडेंसी प्रोड्यूस हो रही है। तो माय डियर, इस क्रैक की टेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या क्या प्रोटेक्शंस ले सकते हैं। ऑप्शन ए है स्लो स्पीड कटिंग। अगर क्रैक हो रहा है तो स्पीड घटाएंगे बढ़ाएंगे तो भी क्रैक हमारा प्रोड्यूस होगा। तो स्पीड का क्रैक प्रिवेंशन से कोई मतलब नहीं है। हम लोग केवल और केवल क्रैक को रोकने के लिए दो ही काम करते हैं, या तो प्री हीट करेंगे या तो पोस्ट हीट करेंगे, और हमेशा कोल्ड स्टेट में मैक्सिमम प्री हीट ही होगा। तो हमें क्या करना है, इस क्रैक को रोकने के लिए प्री हीट करेंगे। बी ऑप्शन है कटिंग इन 2 और मोर स्टेज, चाहे जितने स्टेज में कट करो आप क्रैक चांस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वर्कपीस हार्ड है। देन प्री हीट द प्लेट, तो वर्कपीस को हम लोग क्या करेंगे, प्री हीट कर देंगे। तो आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यूजिंग ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम, ये रॉन्ग है। 73 क्वेश्चन देखते हैं। 73 में आपका क्या रहा है, प्री हीटिंग बिफोर वेल्डिंग इज डन टू, वेल्डिंग करने से पहले जब हम लोग प्री हीट करते हैं वर्कपीस को तो क्यों करते हैं, कोल्ड क्रैक्स को रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन है मेक द स्टील सॉफ्टर, ऑप्शन बी है बर्न अवे ऑयल एंड ग्रीस, ये नहीं होगा, प्रिवेंट द कोल्ड क्रैक्स, कोल्ड क्रैक्स को रोकने के लिए हम लोग प्री हीट करते हैं। नेक्स्ट है 74, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट MIG वेल्डिंग प्रोसेस। तो माय डियर यहाँ पे क्या है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड भी होगा, साथ में ये हमारे इनर्ट गैस की भी यूज की जाएगी, इसे हम लोग बोलते हैं MIG वेल्डिंग। तो MIG वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम लोग यूज करते हैं, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या हम लोग DC पावर सप्लाई यूज करेंगे, तो MIG वेल्डिंग में डियर DC पावर सप्लाई ही यूज करते हैं, AC पावर सप्लाई यूज नहीं करते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 3 आर करेक्ट। देखिए कौन कौन सा 1 और 3 है, पहले में 2 और 4 करेक्ट है, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि 2 और 4 दोनों इनकरेक्ट है। 2 और 3 करेक्ट है, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि 2 आपका इनकरेक्ट है। 4 भी आपका इनकरेक्ट है तो ये रॉन्ग हो गया। 1 और 3 आर करेक्ट, मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग फॉर कंप्लीट कंबस्टन। अब कंप्लीट कंबस्टन करना है तो ऑक्सी एसिटिलीन में C2H2 प्लस ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा माय डियर वो हमारा क्या होता है, 2.5 to 1 होता है। मतलब 1 लीटर एसिटिलीन को बर्न करने के लिए हमें 2.5 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है फॉर कंप्लीट कंबस्टन ऑफ एसिटिलीन। और अदरवाइज केवल ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के रेशियो की बात करेगा, यह ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, रेशियो आपका होता है 1:1.5 फॉर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। लेकिन कंप्लीट कंबस्टन तब होगा जब 2.5 लीटर ऑक्सीजन और 1 लीटर एसिटिलीन यूज की जाएगी। तो यही पूछ रहा था, इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग फॉर कंप्लीट कंबस्टन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर यूनिट मतलब 1 यूनिट, मतलब 1 लीटर ऑफ एसिटिलीन के लिए 2.5 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से माय डियर हम लोगों ने आज भी लगभग 35 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया आज के लेक्चर में। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग माय डियर क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में और हमारे कुछ रिमेन्स क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर हम लोग
एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू माय डियर।